हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दीपक मंगल आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं मेरे अपने केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स पार्ट 2। जो पिछला जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 4, उसके अंदर मैंने आप लोगों को हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स पार्ट 1 पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2। एक बार पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, क्योंकि वो आज हमारे पार्ट 2 में काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो पार्ट 1 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सुन लो। सबसे पहले तो जो पार्ट नंबर 1 था उसके अंदर आपको जो सबसे मेन बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है, ठीक है, जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स है वो किस टाइप की रिएक्शन है, तो याद रखना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स होती है, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स किस टाइप की रिएक्शन होती है, याद रखना फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका जो मैकेनिज्म होता है वो कौन सा मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है वो कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सी होती है 3 स्टेप, तो पहली स्टेप होती है चेन इनिशिएशन, दूसरी स्टेप होती है चेन प्रोपगेशन एंड तीसरी स्टेप होती है चेन टर्मिनेशन। तो ये 3 स्टेप हमने देखी थी इसके मैकेनिज्म में। ठीक है, अब तीनों स्टेप के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको याद रखने के लिए बोली थी, आप वो ध्यान रखना। देखो इधर जो सबसे पहली जो स्टेप होती है ना चेन इनिशिएशन, बस आप इतना सा याद रखना कि चेन इनिशिएशन वाली जो स्टेप होती है वो हमेशा क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। ठीक है, चेन इनिशिएशन वाले स्टेप में आपको पता हो तो हमने हैलोजन मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन किया था और क्या बनाए थे, हैलोजन फ्री रेडिकल। और यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकडाउन करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो जो पहली वाली जो स्टेप थी चेन इनिशिएशन वो कौन सी स्टेप थी, याद रखना एंडोथर्मिक स्टेप। देन उसके बाद बात करते हैं सेकंड स्टेप की। बच्चों जो सेकंड स्टेप थी वो थी चेन प्रोपगेशन। ठीक है, अच्छे से सुनना, ये वाली सबसे मेन स्टेप है। जो चेन स्टेप सेकंड थी वो क्या थी, चेन प्रोपगेशन। अब चेन प्रोपगेशन स्टेप में मैंने आपको 2 बातें ध्यान रखने के लिए बोली थी, वो सुन लो अच्छे से। एक तो मैंने आपसे बोली थी कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टेप सेकंड होती है चेन प्रोपगेशन, उसके अंदर अल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये सबसे जरूरी बात है और वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब आप अल्केन्स का हैलोजिनेशन करोगे तो उसके मैकेनिज्म में जो चेन प्रोपगेशन स्टेप होती है उसके अंदर कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, अल्काइल फ्री रेडिकल। अल्काइल फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है, ये बात काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और एक बात और मैंने आपको क्या बताई थी कि बच्चों जो स्टेप सेकंड होती है ना चेन प्रोपगेशन, इस स्टेप की मैं बात करूं तो इस स्टेप के अंदर याद रखना हमेशा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस स्टेप के अंदर हमेशा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो हमेशा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होना ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि बॉन्ड बनने के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ध्यान रखना स्टेप सेकंड जो होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। स्टेप फर्स्ट एंडोथर्मिक, स्टेप सेकंड एक्सोथर्मिक। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी बात आयोडीन के केस में, मतलब अगर आप आयोडीनेशन करोगे हैलोजन के अंदर अगर आप आयोडीन लोगे, ठीक है, और अल्केन के साथ अगर आप आयोडीन की रिएक्शन करोगे तो वो आयोडीनेशन कहलाएगा और वो हमेशा एंडोथर्मिक होता है। तो आप याद रखना स्टेप नंबर 1 तो हमेशा एंडोथर्मिक होती है और स्टेप नंबर 2 केवल और केवल आयोडीन के केस में एंडोथर्मिक होती है और बाकी तीनों हैलोजन के केस में क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो जरूरी बात जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो दो ध्यान रखनी है। पहली बात तो कौन सी ध्यान रखोगे कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कौन सा बनेगा, अल्काइल फ्री रेडिकल बनेगा। और जो दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि जो चेन प्रोपगेशन वाली जो स्टेप होती है, चेन प्रोपगेशन वाली स्टेप हमेशा एक्सोथर्मिक होती है। याद रखना आयोडीन के लिए वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। ठीक है बच्चों, तो ये पढ़ा था कल अपन ने। ठीक है, अब आज जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स पार्ट 2। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, चारों के चारों जो हैलोजन्स है उनकी अलग अलग रिएक्शन, किसके साथ, अल्केन के साथ। मतलब हम चारों के चारों हैलोजिनेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्लोरिनेशन, फिर क्लोरिनेशन, फिर ब्रोमिनेशन एंड देन फिर आयोडीनेशन। ठीक है, तो देखिए हाँ, तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो एक तो ध्यान रखना अपन चारों तरह के हैलोजिनेशन अब पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले फ्लोरिनेशन पढ़ेंगे, फिर ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे,
लेकिन उससे पहले मैंने आपको यहाँ पे दो बातें याद रखने के लिए बोली थी, तो आप ध्यान रखना। एक तो यहाँ पे अपन ने जो कल मैकेनिज्म देखा था, तो मैकेनिज्म के अंदर अल्काइल फ्री रेडिकल बना था, ठीक है। तो जो सबसे पहली बात आपको अच्छे से यहाँ पे याद होनी चाहिए, वो याद होनी चाहिए स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना बच्चों। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स, याद रखना है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल्स। अल्काइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्यों बताया मैंने आपको यहाँ पे, क्योंकि आपको मैंने ध्यान रखने के लिए बोला है कि जो हमने यहाँ पे मैकेनिज्म देखा था उसमें जो चेन प्रोपागेशन स्टेप थी, उस चेन प्रोपागेशन स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट क्या बना था, अल्काइल फ्री रेडिकल। तो अल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे इंटरमीडिएट बना था, तो उसकी स्टेबिलिटी के बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, तो अब सुनना, देखो मेन देखो बच्चों, अपन यहाँ पे जब चारों तरह के हेलोजिनेशन को अलग अलग स्टडी करेंगे ना, तो हम वहां पे कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे मान लो हम क्लोरीनेशन पढ़ रहे हैं, अब हमने क्या एग्जाम्पल लिया, मान लो क्लोरीनेशन ऑफ इथेन या क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, ठीक है। हमने क्या एग्जाम्पल लिया, क्लोरीनेशन ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन का क्लोरीनेशन कर रहे हैं। अब जब हम प्रोपेन का क्लोरीनेशन करेंगे, तो प्रोपेन का जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो वहां पे आप ध्यान रखना, हमें दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन, ये दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, है ना। एक बार और सुन लो, जब हम प्रोपेन का क्लोरीनेशन करेंगे तब हमें वहां पे दो तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और एक बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। मतलब जितना बड़ा अल्केन आप लोगे ना, उतना ज्यादा आपको प्रोडक्ट में मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो हमसे क्वेश्चन वहां पे ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा, मतलब कौन से प्रोडक्ट का परसेंटेज ज्यादा बनेगा और कौन से प्रोडक्ट का परसेंटेज कम बनेगा। तो वहां पे हम उसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको हम डिसाइड करेंगे बाय स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 क्लोरोप्रोपेन है, तो 1 क्लोरोप्रोपेन के केस में कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल, और एक बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, तो वहां पे कौन सा फ्री रेडिकल बनेगा, सेकेंडरी फ्री रेडिकल। मैं वहां पे डिस्कस करूंगा इस चीज को। तो वहां पे जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर कौन सा होगा, मेजर कौन सा होगा, ये बताने के लिए हमें ये स्टेबिलिटी पता होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आप अच्छे से याद रखना कि अल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पे इंटरमीडिएट की तरह बनता है और उसकी स्टेबिलिटी हमें अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। ताकि हम जब यहाँ पे रिएक्शन वाला पार्ट स्टडी करेंगे, तब जब अलग अलग रिएक्शन बना के, रिएक्शन परफॉर्म करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वहां पे कौन प्रोडक्ट माइनर बनेगा, कौन प्रोडक्ट मेजर बनेगा, ये हमें बताने में आसानी रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अल्काइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर पता होना चाहिए। क्या होता है स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो याद रखना, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। मतलब ये ध्यान रखना अच्छे से कि जो टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल, एंड देन प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है अल्काइल फ्री रेडिकल का, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। याद रखना, जो टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, देन सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल, एंड देन प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो ये ऑर्डर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी अल्काइल फ्री रेडिकल उससे कम स्टेबल होगा, और प्राइमरी अल्काइल फ्री रेडिकल सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो एक तो आपको ये अल्काइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो एक तो आप ये ध्यान रखना, ये हमारे आगे काफी ज्यादा काम आएगा जब हमें, याद रखना, मेजर और माइनर बताने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जब प्रोडक्ट बनेंगे, मिक्सचर प्रोडक्ट बनेंगे, तो कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर होगा, तो जब हमें वहां पे ये बताने की जरूरत पड़ेगी तो हम इसका यूज लेंगे वहां पे, ठीक है। तो एक तो आप ये ध्यान रखना। अब एक सबसे ज्यादा जरूरी आपको याद होना चाहिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। ये भी यहां पे काफी ज्यादा जरूरी है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजेंस का रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये आपको सबसे अच्छे से पता होना चाहिए। तो देखो यहां पे, इससे आपको वो आंसर मिलेगा, कौन सा आंसर,
कि जो चेन प्रोपागेशन वाली जो स्टेप होती है, चेन प्रोपागेशन वाले स्टेप मैंने आपको क्या बताया, फ्लोरीन के केस में, क्लोरीन के केस में एंड ब्रोमाइन के केस में, तीनों केस में क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। मतलब जब आप फ्लोरीनेशन करोगे, क्लोरीनेशन करोगे एंड ब्रोमिनेशन करोगे, उन तीनों केसेस के अंदर जो चेन प्रोपागेशन वाली जो स्टेप होगी वो क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। बस केवल और केवल आयोडीनेशन वाले केस में जो चेन प्रोपागेशन वाली स्टेप होती है वो क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। एक इसकी हेल्प से अपन यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि कौन सा हेलोजिनेशन सबसे फास्ट होगा, कौन सा हेलोजिनेशन सबसे स्लो होगा। तो यहाँ पे आप सुनना अच्छे से, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस, ठीक है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइन एंड आयोडीन। मतलब फ्लोरीन की मैं बात करूं तो फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है वो मोस्ट रिएक्टिव होता है और आयोडीन जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। आयोडीन जो है वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव है। अब ऐसा क्यों, वो मैं यहीं पे डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। फिर मैं अभी आपके साथ जब चारों तरह के हेलोजिनेशन डिटेल में डिस्कस करूंगा ना, तब अपन एक बार और वहां पे इसको देखेंगे ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप देखो अच्छे से बच्चों, फ्लोरीन जो होता है ये मोस्ट रिएक्टिव होता है, ठीक है। अब फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव क्यों होता है, तो आप अच्छे से याद रखना, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। सुनना अच्छे से बच्चों, रिएक्शन के दौरान जब आप फ्लोरीन फ्री रेडिकल बनाओगे, ठीक है, जब अपन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो रिएक्शन के दौरान यदि मान लो फ्लोरीन फ्री रेडिकल आपने बनाया, अब देखो ये अनस्टेबल है, ठीक है ना, अनस्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑक्टेट कंप्लीट होगा नहीं। तो ये जो फ्लोरीन फ्री रेडिकल होगा ये अनस्टेबल है, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये खुद को स्टेबल बनाने की काफी ज्यादा कोशिश करेगा और ये काफी तेजी से कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेबल होने की जो कैपेसिटी है या फिर जो पावर है वो सबसे ज्यादा है। क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा उठाते हुए फटाफट ये किसी भी दूसरे के साथ पेयरिंग परफॉर्म कर लेगा, मतलब किसी भी दूसरी फ्री रेडिकल स्पीसीज को अपनी तरफ खींच लेगा ताकि ये फटाफट क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो इसके केस में जो रिएक्शन होगी ना वो सबसे फास्ट होगी। एक बार और सुन लो, जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन की अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है तो इस वजह से क्या होता है, जब फ्लोरीन का मॉलिक्यूल टूट के फ्लोरीन फ्री रेडिकल बनाता है तो ये जो फ्लोरीन फ्री रेडिकल है ये तो अनस्टेबल हो गया, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है क्योंकि साथ ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये खुद का ऑक्टेट कंप्लीट करने की तेजी से कोशिश करेगा। और तेजी से कोशिश कैसे करेगा ये, तो ये अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा उठाएगा और फटाफट किसी भी दूसरे फ्री रेडिकल को अपनी तरफ खींचेगा और उससे बॉन्डिंग परफॉर्म करके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा फास्ट रहेगी और इसकी रिएक्टिविटी फास्ट होने का कारण क्या है, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इसका स्मॉल साइज, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना। अब अगर अपन बात करें आयोडीन की, ठीक है बच्चों, तो देखो आयोडीन का केस देखना है यहां पे। आयोडीन यहां पे लीस्ट रिएक्टिव है, ठीक है ना। आयोडीन यहां पे लीस्ट रिएक्टिव क्यों है, तो ध्यान रखना, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड वेरी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो इधर बच्चों, आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन की अगर अपन बात करें तो आयोडीन का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है, ठीक है। आयोडीन का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो काफी कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो पावर होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो जब भी ये किसी फ्री रेडिकल स्पीसीज के साथ अटैच होने की कोशिश करेगा तो इतनी ज्यादा आसानी से वो उसके साथ बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होने की वजह से याद रखना, वो जो दूसरी फ्री रेडिकल स्पीसीज होगी ना उसे ये अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर इसे उसके साथ बॉन्ड बनाना है, अगर इसे
मतलब आयोडीन को किसी दूसरी फ्री रेडिकल स्पीसीज के साथ बॉन्ड बनाना है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, और अगर इसे किसी दूसरे स्पीसीज के साथ बॉन्ड बनाना है तो आप अच्छे से याद रखना एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बाकी सिंपल ही है, ऐसा कोई ज्यादा वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। एक बात ध्यान रखना, सिंपल सी बात क्या बोली अपन ने, आयोडीन काफी लीस्ट रिएक्टिव है। क्यों लीस्ट रिएक्टिव है? लीस्ट रिएक्टिव होने का मतलब यह है कि आसानी से रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। टूट तो ये आसानी से जाता है, कल मैंने आपको बताया था कि इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो बॉन्ड सबसे कमजोर होगा तो टूट तो ये आसानी से जाएगा, लेकिन वापस जुड़ेगा आसानी से नहीं है। ठीक है ना, ये टूट तो आसानी से जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी, टूट ही आसानी से जाएगा। मतलब आयोडीन फ्री रेडिकल आसानी से बन जाएंगे। ठीक है ना, आयोडीन फ्री रेडिकल फॉर्म्ड इजली, आसानी से बन जाएंगे, लेकिन ये किसी दूसरे के साथ वापस आसानी से नहीं जुड़ पाएगा। क्यों नहीं जुड़ पाएगा? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम होने की वजह से ये दूसरे फ्री रेडिकल को अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से। ठीक है, और अगर इसे दूसरे फ्री रेडिकल के साथ क्या बनाना है, बॉन्ड बनाना है, तो ध्यान रखना उसके लिए हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ध्यान रखना, आयोडीन फ्री रेडिकल डू नॉट फॉर्म bond easily with any other free radical due to its high activation energy, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी काफी ज्यादा हाई है, इसलिए ये किसी दूसरे के साथ आसानी से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, और याद रखना एक्टिवेशन एनर्जी क्यों हाई है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, ये दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। अब दूसरे को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा तो ये बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा उसके साथ। ठीक है, और अगर यहाँ पे बॉन्ड बनाना है तो यहाँ पे बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, उल्टा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये अच्छे से ध्यान रखना, एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, इसको हाई एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। तो इसकी वजह से फाइनली ये जो प्रोसेस होता है आयोडीनेशन वाला, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक बार मैं इसी बात को वहां पे और अच्छे से ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखना कि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये आसानी से दूसरे फ्री रेडिकल को अपने से अट्रैक्ट कर लेगा और फटाफट उससे बॉन्ड बना के खुद को स्टेबल कर लेगा। जबकि आयोडीन फ्री रेडिकल के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी कम है, तो किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ ही आसानी से बॉन्ड नहीं बना पाएगा। ठीक है, और अगर किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ इसे बॉन्ड बनाना है तो उसके लिए इसे काफी ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जब ये किसी दूसरी स्पीसीज के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, याद रखना अच्छे से। आगे बात समझ में? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और एक बात और आप अच्छे से याद रखना, स्पीड ऑफ हेलोजिनेशन, ऑर्डर क्या होगा, तो वही फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमाइन एंड देन आयोडीन। ठीक है बच्चों, सिंपल सी बात है, ये ध्यान रखना, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है तो इसके हेलोजिनेशन की जो स्पीड होगी वो भी सबसे ज्यादा होगी, और आयोडीन की रिएक्टिविटी सबसे कम है तो याद रखना इसके हेलोजिनेशन की जो स्पीड होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों की दोनों बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। अब हम फाइनली चारों के चारों जो हेलोजिनेशन है वो एक एक करके डिटेल में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो बच्चों, अब देखना यहाँ पे, अब चारों तरह के हेलोजिनेशन हम एक एक करके डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये वाली बात थोड़ी कम समझ आई हो तो अब समझ आ जाएगी, क्योंकि अब अपन यही पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है ना, तो देखना यहाँ पे, चलिए सबसे पहले आता है इसके अंदर फर्स्ट फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स। फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन्स,
ठीक है, अल्केन्स का फ्लोरीनेशन करेंगे अपन। समझना यहां पे अल्केन्स का क्या करना है, अपने को फ्लोरीनेशन करना है। ठीक है, अब ये वाली बात ढंग से सुनना। जैसे रिएक्शन ली अपन ने मिथेन CH4, इसके अंदर इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, फ्लोरीन के साथ करवाई। ठीक है ना, इसकी जो रिएक्शन है वो हमने किसके साथ करवाई, फ्लोरीन के साथ करवाई। और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। ठीक है ना, रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे अपना CH3F प्लस HF। CH3F प्लस HF क्या नाम है इसका, फ्लोरोमिथेन। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, फ्लोरोमिथेन। हो गई बात क्लियर। ठीक है ना, ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, मिथेन की रिएक्शन करवाई किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। तो सब्स्टिट्यूशन करना है आपको। तो यहां पे से एक हाइड्रोजन कम किया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, फ्लोरीन लगा दिया। तो CH3F, और जो हाइड्रोजन वहां से निकाला था हमने वो दूसरे F के साथ जोड़ के क्या बना दिया, HF। तो ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया फ्लोरोमिथेन। अब एक बात आप अच्छे से याद रखना, जब ये रिएक्शन हुई होगी, ठीक है, तो इस रिएक्शन के दौरान कौन बना होगा, फ्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है ना, याद रखना, फ्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्लोरीन फ्री रेडिकल is formed during reaction। ठीक है, जब ये रिएक्शन हुई होगी तो इस रिएक्शन के दौरान कौन बना होगा, फ्लोरीन का फ्री रेडिकल बना होगा। और अभी मैंने आपको बताया था, सुनना यहां पे, ठीक है, फ्लोरीन फ्री रेडिकल इज फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। अब देखो फ्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ क्या है, यहां पे सुनना अच्छे से, कि ये अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये क्या है, यहाँ पे अनस्टेबल है। ठीक है, तो फ्लोरीन फ्री रेडिकल जो होगा वो यहाँ पे अनस्टेबल होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट होगा वो क्या होगा, इनकम्प्लीट होगा। और एक आप अच्छे से याद रखना कि जो फ्लोरीन फ्री रेडिकल जो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, ड्यू टू दिस इट कैन फॉर्म बॉन्ड easily with other free radical। ठीक है, ये ध्यान रखना बच्चों। यहां पे क्या होगा, सबसे पहले तो फ्लोरीन फ्री रेडिकल अनस्टेबल है। क्यों अनस्टेबल है, क्योंकि इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, उसके बाद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। अब देखो फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा उठाएगा, और जो भी दूसरा फ्री रेडिकल होगा उसके साथ तेजी से क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, काफी ज्यादा आसानी से ये बॉन्ड बना लेगा। और एक बात ध्यान रखना, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो जो बॉन्ड बनेगा वो काफी ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनेगा, और काफी ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनने की वजह से, ठीक है, एक बार और सुनना, काफी ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से ये जो बॉन्ड बनाएगा वो काफी ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा, और जब काफी ज्यादा मजबूत बॉन्ड बनाएगा तो जो एनर्जी निकलेगी वो भी काफी ज्यादा निकलेगी। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी फ्लोरीन की रिएक्शन आप किसके साथ करवाओगे, अल्केन के साथ करवाओगे, तो जो एनर्जी रिएक्शन के दौरान निकलेगी वो काफी ज्यादा निकलेगी। क्यों ज्यादा निकलेगी, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होने की वजह से ये जब दूसरी फ्री रेडिकल स्पीसीज के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, और काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से एनर्जी जो निकलेगी वो भी काफी ज्यादा निकलेगी। तो रिएक्शन जो होगी वो हाईली एक्सोथर्मिक होगी, और इतनी ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि यहाँ पे ब्लास्ट होने तक की कंडीशन आ सकती है, मतलब एक्सप्लोजन हो सकता है। ठीक है, और इसी वजह से कभी भी हम फ्लोरीनेशन ऑफ अल्केन को परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि हाईली रिस्की रिएक्शन है ये। याद रखना, एक्सप्लोजन इसमें हो सकता है, तो इसकी वजह से जान को खतरा होता है, यहाँ पे जलने का खतरा होता है। तो कभी भी लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर ये रिएक्शन डायरेक्ट परफॉर्म नहीं की जाती। मतलब कभी भी फ्लोरोमिथेन को डायरेक्ट फ्लोरीन के
हेलोजिनेशन के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अल्केन के हेलोजिनेशन के द्वारा कभी भी डायरेक्ट फ्लोरोमीथेन को नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि रिएक्शन क्या है, हाईली एक्सप्लोसिव है। ठीक है, तो यहां पे क्या बोला अपन ने, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन फॉर्म्स strong bond with other free radical due to which large amount of energy releases and reaction is highly exothermic. Reaction is highly exothermic and explosive. Due to this fluorination of methane, या fluorination of alkane not perform at in लिखते हैं in laboratory and industries, in industry और laboratory। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट आ गया होगा आपको समझ में अच्छे से। यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे अपन ने फ्लोरीन की रिएक्शन करवाई मिथेन के साथ, तो क्या बन गया, फ्लोरोमिथेन बन गया। ठीक है, लेकिन अच्छे से याद रखना कि ये रिएक्शन कभी भी लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर नहीं परफॉर्म करवाई जाती। क्यों नहीं परफॉर्म करवाई जाती? क्योंकि एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। क्यों है एक्सप्लोसिव रिएक्शन? तो अच्छे से समझना एक बार। और यहाँ पे एक बात आप सुन लो, जब आप यहाँ पे रिएक्शन परफॉर्म करवाओगे तो रिएक्शन परफॉर्म करवाते वक्त आपको पता है कि फ्लोरीन का फ्री रेडिकल बनेगा, और ये जो फ्लोरीन का जो फ्री रेडिकल बनेगा ये अनस्टेबल होगा। ठीक है ना, अनस्टेबल क्यों होगा? क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट है इसका, है ना। ये जो फ्लोरीन फ्री रेडिकल है ये अनस्टेबल क्यों है? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 7 इलेक्ट्रॉन से इसकी वैलेंस शेल में, है ना। अब देखो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हाई होती है फ्लोरीन की, है ना। क्योंकि फ्लोरीन का साइज स्मॉल होता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हाई होती है, तो ये तेजी से स्टेबल होने की कोशिश करेगा। तो ये अपनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फायदा उठाएगा और फटाफट किसी भी दूसरे फ्री रेडिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उससे तेजी से बॉन्ड बनाएगा और वापस स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा जरूरी बात, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा हाई होने की वजह से जब ये किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्ड काफी ज्यादा मजबूत बनता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, साइज काफी ज्यादा छोटा है, तो जब ये किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वो बॉन्ड काफी ज्यादा मजबूत बनेगा, और काफी ज्यादा मजबूत जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो भी काफी ज्यादा रिलीज होती है। तो ध्यान रखना, जब फ्लोरीन किसी दूसरे फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाएगा ना तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो काफी ज्यादा रिलीज होगी, और काफी ज्यादा रिलीज होने की वजह से ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने की वजह से वहां पे एक्सप्लोजन का चांस होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है। ठीक है, और इसी की वजह से कभी भी इस रिएक्शन को लेबोरेटरी के अंदर या इंडस्ट्री के अंदर परफॉर्म नहीं किया जाता। मतलब अगर आपको फ्लोरोमिथेन बनाना है तो फ्लोरोमिथेन को कभी भी डायरेक्ट हेलोजिनेशन प्रोसेस के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। मतलब आप फ्लोरिनेशन ऑफ मिथेन करके फ्लोरोमिथेन बना लो, ऐसा कभी नहीं किया जाता। तो फिर ये फ्लोरोमिथेन बनाया कैसे जाता है? तो हम आगे पढ़ेंगे हैलाइड एक्सचेंज मेथड, है ना। हैलाइड एक्सचेंज मेथड पढ़ेंगे, उस हैलाइड एक्सचेंज मेथड के अंदर ये अपने डिटेल में स्टडी करेंगे कि किस तरह से फ्लोरोमिथेन का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये फ्लोरोमिथेन के बारे में आप अच्छे से याद रखना, या फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन के बारे में अच्छे से याद रखना कि फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन हाईली एक्सोथर्मिक क्यों होता है, कैसे होता है, और ये रिएक्शन क्यों लेबोरेटरी में परफॉर्म नहीं की जाती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। तो अब सेकंड आता है बच्चों क्लोरिनेशन। फ्लोरिनेशन आपको आगे होगा समझ में, ठीक है ना।
और फ्लोरीनेशन वाले रिएक्शन के बारे में आप अच्छे से याद रखना कि वो जो रिएक्शन होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, और इसी वजह से कभी भी फ्लोरो अल्केन्स का जो फॉर्मेशन है वो हैलोजिनेशन प्रोसेस के द्वारा नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो होती है वो हाईली एक्सोथर्मिक होती है, और हाईली एक्सोथर्मिक होने की वजह से वहां पे काफी ज्यादा हीट रिलीज होती है, जिसकी वजह से एक्सप्लोजन होने का क्या होता है, चांस होता है। ठीक है। अब दूसरी आती है क्लोरीनेशन रिएक्शन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये यहाँ पे टॉपिक की। मतलब आप ध्यान रखना कि जो चारों टाइप के जो हैलोजिनेशन है, चारों टाइप के हैलोजिनेशन में से सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला जो हैलोजिनेशन है वो है क्लोरीनेशन। ठीक है। तो क्लोरीनेशन को हम काफी ज्यादा डिटेल में यहाँ पे स्टडी करेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म के अलावा यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी की कंडीशन बतानी है कि मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, सिलेक्टिविटी रेशो, ये सब टॉपिक अपन इसमें सीखेंगे। तो आप यहाँ पे क्लोरीनेशन वाले जो रिएक्शन है ये सबसे ज्यादा अच्छे से समझना। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या लेता हूं यहाँ पे, सुनना अच्छे से। क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन। ठीक है। एग्जाम्पल अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे, क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन। ये अपन ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन। तो देखना यहाँ पे सबसे पहले अपन ने क्या लिखा, मिथेन। बच्चों मिथेन की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ करवा रहे हैं। ठीक है। मिथेन की रिएक्शन अपन किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोमिथेन। एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और उसकी जगह पे क्या लगा देंगे, एक क्लोरीन लगा देंगे, सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पे अपन एक हाइड्रोजन को हटा के एक क्या लगा देंगे, क्लोरीन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3Cl। और एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन मिलके क्या बना देंगे, HCl। तो ये क्या बना आपका, क्लोरोमिथेन। ठीक है। ये क्या बना आपका, क्लोरोमिथेन। आ गई बात समझ में। अब यहां पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, वो बात आप अच्छे से सुनना। देखो, अगर आप ये चाहते हो कि हम यहाँ पे क्लोरोमिथेन बनाए, मतलब आप मिथेन का क्लोरीनेशन करके क्लोरोमिथेन बनाना चाहते हो, है ना। अगर आप यहाँ पे मिथेन का क्लोरीनेशन करके क्लोरोमिथेन बनाना चाहते हो तो इसके लिए आपको मिथेन को यहाँ पे एक्सेस में लेना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे मिथेन को एक्सेस में नहीं लिया तो फिर यहाँ पे चांस होता है पॉली सब्स्टिट्यूशन होने का। पॉली सब्स्टिट्यूशन होने का मतलब क्या होता है कि जो क्लोरोमिथेन होगा, इस क्लोरोमिथेन के साथ फर्दर क्लोरीन के मॉलिक्यूल क्या परफॉर्म करेंगे, रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, और इसके और हाइड्रोजन को किससे चेंज कर देंगे, क्लोरीन से चेंज कर देंगे। ठीक है। देखो क्या बोला मैंने यहाँ पे, सुनना अच्छे से। यहाँ पे दो कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है ना। यहाँ पे दो कंडीशंस पॉसिबल है, सुनना अच्छे से। फर्स्ट कंडीशन, ठीक है ना, या फिर अपन बोल सकते हैं पहली कंडीशन। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या बनती है, देखना अच्छे से। कंडीशन फर्स्ट, यहाँ पे ये जो मिथेन है, इस मिथेन को हमने किस में ले लिया, एक्सेस में ले लिया। ठीक है। यहाँ पे ये जो मिथेन है, इस मिथेन को हमने किसके अंदर ले लिया, एक्सेस के अंदर ले लिया। और इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है। यहाँ पे अपन इसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब आप देखो यहाँ पे कि आपने यहाँ पे मिथेन को एक्सेस में लिया है। ठीक है। तो आपने यहाँ पे मिथेन को एक्सेस में लिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को मिलेगा, याद रखना, मोनो सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। यहाँ पे आपको कौन सा सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलेगा, मोनो सब्स्टिट्यूशन। बच्चों मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, तो एक हाइड्रोजन हटके एक क्या लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आप याद रखना, हमने यहाँ पे मिथेन को एक्सेस में ले लिया, तो मिथेन को जब आप एक्सेस में लोगे तो मिथेन के मॉलिक्यूल्स तो काफी ज्यादा रहेंगे और क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, कम रहेंगे। तो आप मान सकते हो कि हर एक मिथेन के पाले में एक क्लोरीन आ जाएगा आराम से। ठीक है। याद रखना, और मिथेन ज्यादा ही है। ठीक है ना। तो हर एक मिथेन के पास कम से कम एक क्लोरीन तो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक मिथेन का यहाँ पे केवल और केवल मोनो सब्स्टिट्यूशन हो पाएगा, मतलब हर एक मिथेन में से एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया जाएगा, क्लोरीन। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोमिथेन। ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्लोरोमिथेन। लेकिन अगर आपने यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये सबसे ज्यादा जरूरी कंडीशन है, अच्छे से याद रखना। अगर आपने यहाँ पे इसको उल्टा कर दिया, उल्टा करने का मतलब क्या है कि जो मिथेन है, मिथेन के बजाय आपने क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया। ठीक है बच्चों।
मिथेन के बजाय आपने किसको एक्सेस में ले लिया, क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया। तो अब देखो क्या होगा इस कंडीशन में, याद रखना अच्छे से। अगर आपने यहाँ पे मिथेन की बजाय क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन। पॉली सब्स्टिट्यूशन होने का मतलब क्या है, यहाँ पे सुनना अच्छे से। यहाँ पे है ना क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स काफी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स है ये काफी ज्यादा है। अब अगर आप मिथेन और क्लोरीन का यहाँ पे रेशो देखो तो क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो मिथेन के मॉलिक्यूल्स के कंपेयर में यहाँ पे काफी ज्यादा होंगे। तो अब क्या होगा, ज्यादा क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने की वजह से जो प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट फर्दर क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या परफॉर्म करेंगे, रिएक्शन। क्यों, क्योंकि जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे उनमें भी हाइड्रोजन मौजूद रहेगा। तो फिर हाइड्रोजन जो होगा उसका फर्दर सब्स्टिट्यूशन किया जाएगा बाय क्लोरीन। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लोरोमिथेन बना। अब अभी भी आप देख सकते हो कि क्लोरोमिथेन में 3 हाइड्रोजन और है। तो यहाँ पे ये जो क्लोरोमिथेन है ना, अगर यहाँ पे और ज्यादा क्लोरीन के मॉलिक्यूल अवेलेबल होंगे तो ये क्लोरोमिथेन फर्दर उन क्लोरीन के मॉलिक्यूल के साथ क्या परफॉर्म कर सकता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे यही होता है। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक्सेस में ले लिया अपन ने, मतलब क्लोरीन के मॉलिक्यूल काफी ज्यादा है। और काफी ज्यादा क्लोरीन के मॉलिक्यूल होने की वजह से क्या होगा कि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा वो फर्दर क्लोरीन के साथ क्या परफॉर्म करेगा, सब्स्टिट्यूशन। और जब तक सब्स्टिट्यूशन चलता रहेगा जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। तो देखना यहाँ पे एक एक करके आप एक एक रिप्लेस करते जाओ। ठीक है, एक हाइड्रोजन हटाया, एक क्लोरीन लगाया, तो क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस HCl। क्या बन गया ये, क्लोरोमिथेन। ठीक है ना, क्या बन गया ये, क्लोरोमिथेन। अब ये जो क्लोरोमिथेन है, आप देखो यहाँ पे इस क्लोरोमिथेन के अंदर अभी भी 3 हाइड्रोजन मौजूद है जिनका सब्स्टिट्यूशन कर सकता है कौन, क्लोरीन। तो यहाँ पे ये फर्दर क्लोरीन जो होगा ये सनलाइट की प्रेजेंस में फर्दर क्लोरीन के साथ, सॉरी, ये जो फर्दर जो क्लोरोमिथेन होगा ये सनलाइट की प्रेजेंस में फर्दर क्लोरीन के साथ क्या परफॉर्म करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वापस एक हाइड्रोजन हटाओ और एक और क्लोरीन लगा दो। तो एक हाइड्रोजन हटाया, एक और क्लोरीन लगा दिया, तो क्या बन जाएगा, CH2Cl2 डाइक्लोरोमिथेन। डाइक्लोरोमिथेन। अभी भी यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बाकी है, वापस सनलाइट की प्रेजेंस में वापस एक और क्लोरीन इसका सब्स्टिट्यूशन करेगा। तो एक हाइड्रोजन और हटा के एक और क्लोरीन बढ़ा दो, तो क्या बन जाएगा, CHCl3। क्या बन जाएगा बच्चों, ये ट्राइक्लोरोमिथेन। ट्राइक्लोरोमिथेन। एक और क्या नाम होता है इसका, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, एक और क्या नाम होता है इसका, क्लोरोफॉर्म। फाइनली इसके अंदर भी अभी भी एक और हाइड्रोजन बाकी है, तो ये फर्दर सनलाइट की प्रेजेंस में एक और क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ क्या परफॉर्म कर लेगा, रिएक्शन, और फाइनली क्या बना देगा, CCl4 टेट्राक्लोरोमिथेन। टेट्राक्लोरोमिथेन। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आप अच्छे से याद रखना। अगर आप मिथेन के मॉलिक्यूल को एक्सेस में लेते हो तो आपको क्लोरोमिथेन मिलेगा। अदरवाइज अगर आपने क्लोरीन के मॉलिक्यूल को एक्सेस में ले लिया थोड़ा सा भी, तो फिर आपको क्लोरोमिथेन कभी नहीं मिलने वाला। क्लोरोमिथेन के बजाय आपको क्या मिल सकता है, डाइक्लोरोमिथेन, ट्राइक्लोरोमिथेन, टेट्राक्लोरोमिथेन, इनका मिक्सचर इस तरह से। आ गई बात समझ में? तो ये दोनों कंडीशन आप अच्छे से याद रखना। एक बात और सुन लो फटाफट, देखो यहाँ पे, फिर अपन इसके मैकेनिज्म पे चलेंगे। एक बात और सुनना आप लोग, जैसे हमने यहां पे लिया CH4Cl2, है ना, CH4 की रिएक्शन हमने यहां पे किसके साथ करवाई, Cl2 के साथ करवाई। अब हमने कंडीशन क्या ली, डार्क, मतलब सनलाइट एब्सेंट। हमने कंडीशन क्या ली यहां पे, डार्क, मतलब सनलाइट क्या है, एब्सेंट। ठीक है, तो सनलाइट यहां पे एब्सेंट है, तो फिर इस कंडीशन में नो क्लोरीनेशन। बच्चों कोई क्लोरीनेशन रिएक्शन यहां पे नहीं होने वाली, है ना। अगर आपने यहाँ पे डार्क कंडीशन ली, मतलब यहाँ पे सनलाइट एब्सेंट है, तो सनलाइट के एब्सेंस में ये रिएक्शन नहीं होने वाली। एक तो आप ये कंडीशन याद रखोगे, ठीक है, ये हटा रहा हूं मैं ऊपर से। एक कंडीशन और आप ये ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन, इसी के बाद है मिथेन। आप इसका क्लोरीनेशन परफॉर्म कर रहे हो डायरेक्ट सनलाइट में, ठीक है ना, आप इसका क्लोरीनेशन परफॉर्म कर रहे हो डायरेक्ट सनलाइट में।
12 नून कंडीशन में, दोपहर के 12 बजे। ठीक है, दोपहर के 12 बजे डायरेक्ट सनलाइट यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो आप इसका डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कर रहे हो, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन आ जाएगी। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आने की वजह से ये रिएक्शन हाईली एंडोथर्मिक नेचर में चेंज हो जाएगी और यहाँ पे मिथेन के जितने भी बॉन्ड है वो सब टूट जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बन ब्लैक। ठीक है ना, डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, कार्बन ब्लैक प्लस 4HCl। ठीक है ना, प्लस 4HCl। तो ये कंडीशन आप याद रखना, डायरेक्ट सनलाइट यदि अगर आप देते हो तो फिर यहाँ पे आप अच्छे से याद रखना कि अगर डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में यहाँ पे ये रिएक्शन हो रही है तो फिर हमें यहाँ पे कैसे सनलाइट चाहिए। तो ध्यान रखना यहाँ पे सुटेबल कंडीशन क्या होगी, सुटेबल कंडीशन, तो सुटेबल कंडीशन होगी यहाँ पे डिफ्यूज्ड सनलाइट। याद रखना ये सुटेबल कंडीशन कौन सी होगी यहाँ पे, डिफ्यूज्ड सनलाइट। ठीक है, ये वाली बात अच्छे से याद रखना। आ गई बात आपको समझ में। तो यहाँ पे आपको ये चारों की चारों बातें याद होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर आपने मिथेन को एक्सेस में लिया तो आपको क्लोरोमिथेन यहाँ पे प्रोडक्ट की तरह मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया तो फिर आपको क्लोरोमिथेन कभी नहीं मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे डाइक्लोरोमिथेन, ट्राइक्लोरोमिथेन या टेट्राक्लोरोमिथेन मिलने के चांस होंगे। ठीक है, एक उसके अलावा याद रखना डार्क में कभी भी ये रिएक्शन पॉसिबल है ही नहीं। और एक उसके अलावा आप ध्यान रखना, यदि अगर आपने डायरेक्ट सनलाइट डाल दी 12 नून मतलब दिन में 12 बजे के आसपास, तो फिर इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा और आपको मिलेगा कार्बन ब्लैक प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आपको यहाँ पे कौन सी सनलाइट चाहिए फिर, तो याद रखना डिफ्यूज्ड सनलाइट इसके लिए सुटेबल है। ठीक है बच्चों, लो आप इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो बच्चों अब इसके आगे देखना यहाँ पे। ठीक है ना, ये सारी की सारी बातें आप अच्छे से ध्यान रखना। अब इसके बाद यहाँ पे हमें इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझना है। ठीक है ना, क्लोरीनेशन ऑफ मिथेन का मैकेनिज्म समझना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे मैकेनिज्म के अंदर, लेकिन इसके मैकेनिज्म को समझने का एक तरीका देख रहे हैं अपन यहाँ पे, ढंग से देखना। देखो इधर कैसे समझेंगे अपन इस मैकेनिज्म को। तो जैसे मान लो क्वेश्चन दिया अपन ने, ठीक है ना बच्चों, क्वेश्चन देखना यहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर डालें। हाँ, तो क्वेश्चन है यहाँ पे मिथेन, इसका क्लोरीनेशन करवा रहे हैं हम सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, मिथेन इसका क्लोरीनेशन हम करवा रहे हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट पी। ठीक है, हमें क्या मिला, प्रोडक्ट पी। क्वेश्चन है प्रोडक्ट पी विल बी, जो प्रोडक्ट है पी वो क्या होगा। ठीक है, प्रोडक्ट पी विल बी, यहां पे जो प्रोडक्ट है पी वो क्या होगा। ऑप्शन है आपके सामने CH3Cl ए, दूसरा ऑप्शन है Cl2, तीसरा ऑप्शन है CH3 बॉन्ड CH3। ठीक है, एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चौथा ऑप्शन है यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। तो आपको यहाँ पे क्या आंसर जाना, आपका यहाँ पे क्या आंसर जाना चाहिए। देखो इधर अभी हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी थी, तो रिएक्शन के अंदर हमारे प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे थे। तो एक तो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था क्लोरोमिथेन CH3Cl, और एक क्या बन रहा था HCl। HCl यहाँ पे दे नहीं रखा, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट है आपके पास, क्लोरोमिथेन। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाना चाहिए, क्लोरोमिथेन। लेकिन ये दोनों भी यहाँ पे आंसर जाएंगे। इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। मतलब रिएक्शन के दौरान क्लोरोमिथेन के अलावा ये दो प्रोडक्ट भी बनते हैं। ठीक है, और इन दो प्रोडक्ट का बनना आप केवल और केवल मैकेनिज्म से ही बता सकते हो। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन देखोगे ना, तो डायरेक्ट रिएक्शन में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का पता नहीं चलेगा। बाकी रियलिटी में यहाँ पे ये दो प्रोडक्ट भी बनते हैं, और इन दोनों प्रोडक्ट का बनना केवल और केवल मैकेनिज्म से ही समझा जा सकता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म देखो आप यहाँ पे, फटाफट देखना मैकेनिज्म। आप लोगों को कल का जनरल मैकेनिज्म याद होगा ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप 1 कौन सी आती है, चेन इनिशिएशन। ठीक है ना, यहाँ पे स्टेप 1 कौन सी आती है, चेन इनिशिएशन। क्या होगा बच्चों चेन इनिशिएशन के अंदर, होमोलाइटिक
होमोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, होमोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होगा, ठीक है ना, क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम कैसे शो करेंगे, तो Cl बॉन्ड Cl, तो यहां पे क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, इसका इलेक्ट्रॉन इस पे, तो ये हो गया क्लोरीन मॉलिक्यूल का होमोलाइटिक क्लीवेज। और यहां पे आपको पता हो तो कल मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपको बॉन्ड तोड़ना है, और अगर आपको यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है तो बॉन्ड तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी आपको, एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कंसेप्ट कल आपको मैंने सिखाया था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे ये बॉन्ड तोड़ना है बच्चों, तो बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी कहाँ से ली जाएगी, सनलाइट से। तो ये रिएक्शन जो होती है, ये कौन सी रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक। क्या बन गए आपके ये दो क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, क्या बन गए आपके, क्लोरीन फ्री रेडिकल। और इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन क्या होती है, एंडोथर्मिक होती है, मतलब इसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होता है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, याद रखना, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो इसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। ठीक है, याद रखना, इसके लिए डेल्टा एच पॉजिटिव की वैल्यू क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी अमंग हैलोजेंस। ठीक है, याद रखना है अच्छे से। ये हो गए पहले स्टेप, इसके अंदर क्या बन गया, क्लोरीन का फ्री रेडिकल। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, दूसरी स्टेप कौन सी होगी, चेन प्रोपागेशन। ठीक है, दूसरी स्टेप कौन सी होगी, चेन प्रोपागेशन। चेन प्रोपागेशन के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल which further propagates formation of chlorine free radical। यहां पे क्या होगा, सुनना अच्छे से, देखो इधर बच्चों, ये जो क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल होता है, ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल यहाँ पे किसको तोड़ेगा, मीथेन के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। ठीक है, ये जो क्लोरीन का जो फ्री रेडिकल है, ये यहाँ पे किसको तोड़ेगा, मीथेन के मॉलिक्यूल को। ठीक है, और मीथेन के मॉलिक्यूल को तोड़ने के बाद वो दो फ्री रेडिकल बनाएगा। कौन कौन से फ्री रेडिकल बनाएगा, तो एक तो बनेगा CH3 फ्री रेडिकल और एक बनेगा H फ्री रेडिकल। हाँ, Cl किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, H के साथ, CH3 के साथ नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, तो कल मैंने आपको बताया था, यदि Cl यहाँ पे CH3 के साथ बॉन्ड बनाता है तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना, काफी ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये Cl कभी भी CH3 के साथ नहीं जुड़ता, ये आसानी से H के साथ जुड़ के क्या बना सकता है, यहाँ पे HCl। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, ये फर्दर किसके साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा, Cl2 के साथ, और इस Cl2 को तोड़ के क्या बना देगा, CH3Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल। ये बन गया आपका वापस Cl फ्री रेडिकल। अब ये Cl फ्री रेडिकल फर्दर क्या करेगा, चेन प्रोपागेशन, मतलब वापस मीथेन के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, साइकिल चालू हो जाएगी यहाँ पे, है ना। अगर मैं इस पूरी स्टेप की बात करूं चेन प्रोपागेशन की, तो चेन प्रोपागेशन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या आता है यहाँ पे, नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक होता है। ये क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ज्यादा एक्सोथर्मिक कौन सा केस था, फ्लोरीनेशन का या क्लोरीनेशन का, तो ज्यादा एक्सोथर्मिक फ्लोरीनेशन होता है। ठीक है, मैक्सिमम रिएक्टिविटी फ्लोरीन की, वो उसका रीजन है। और लास्ट आती है बच्चों फाइनली अपना आंसर, चेन टर्मिनेशन। ठीक है, देखना यहाँ पे चेन टर्मिनेशन क्या बताया था आपको मैंने चेन टर्मिनेशन में। तो चेन टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं, उन फ्री रेडिकल का सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, चेन टर्मिनेशन के अंदर क्या होता है कि जितने भी फ्री रेडिकल रिएक्शन के दौरान बनते हैं, उनका सेल्फ कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि रिएक्शन फाइनली क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे दो तरह के फ्री रेडिकल बने, CH3 एंड Cl।
अब इसमें कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? तो याद रखना यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। देखना, CH3 का CH3 के साथ, इसी तरह Cl का Cl के साथ और CH3 का Cl के साथ, है ना। तो ये 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। तो इससे तो बनेगा आपका CH3 बॉन्ड CH3, इससे आपका बनेगा Cl2 और इससे आपका बनेगा CH3Cl। ये मिल गए आपको फाइनली दोनों प्रोडक्ट। ठीक है, तो इन दोनों प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो केवल और केवल किससे समझा जा सकता है? मैकेनिज्म से समझा जा सकता है। तो बच्चों ये है क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन का मैकेनिज्म, ये अच्छे से आप याद रखना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। तो ये हो गया बच्चों क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, तो मीथेन के अंदर जो जरूरी बातें थी वो मैंने आपको सब बता दी। अब फाइनली यहाँ पे आता है रिएक्शन वाला पार्ट। कुछ एग्जाम्पल लेंगे अपन यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन के। ठीक है, देखना यहाँ पे क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन के, सॉरी। ठीक है ना, देखना एग्जाम्पल्स, और ये एग्जाम्पल ही आपको सबसे ढंग से सीखना है। यहाँ पे एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है ये आप सबसे अच्छे से सीखना। ठीक है ना, एग्जाम्पल वाला जो पार्ट है। मिथेन का क्लोरीनेशन तो कर ही दिया अपन ने। अब अपन यहाँ पे इसकी बजाय किसका क्लोरीनेशन करते हैं? इथेन का क्लोरीनेशन करते हैं। ठीक है, CH3 बॉन्ड CH3। हमने यहाँ पे इसका क्लोरीनेशन किया Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे? तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन की डिग्री देखूं, आप अच्छे से याद रखना, जब कार्बन की चेन के अंदर एक से ज्यादा कार्बन मौजूद हो तो फिर आपको वहां पे कार्बन की डिग्री देखना चालू कर देना है। ठीक है, जब आपके सामने ऐसा अल्केन मौजूद हो जिसमें एक से ज्यादा कार्बन है तो वहां पे आपको कार्बन की डिग्री देखना चालू कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे तो फिलहाल आप देख सकते हो कि 2 कार्बन है और दोनों के दोनों ही कार्बन 1 डिग्री है। 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? तो एक ऐसा कार्बन जो कि डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो 1 डिग्री। ये केवल और केवल इससे जुड़ा हुआ है, ये केवल और केवल इससे जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी है दोनों के दोनों। तो यहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, प्राइमरी वाला। ठीक है, प्राइमरी हेलो अल्केन, यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का क्या कर दो? सब्स्टिट्यूशन कर दो। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? जैसे कि हमने ये बना दिया। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा इसका? क्लोरोइथेन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोइथेन। आ गई बात समझ में? ये ध्यान रखना। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2। तो जैसे कि ये हमने लिया प्रोपेन। ठीक है ना, ये हमने लिया प्रोपेन। अब ये देखना अच्छे से, अब आपको इसका क्लोरीनेशन करना है सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इसका क्लोरीनेशन करना है सनलाइट की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आप देखना अच्छे से, इसका क्लोरीनेशन हम कैसे करेंगे। मैंने आपको क्या बोला था अभी? यदि अगर आपके सामने अल्केन की बड़ी चेन आ जाए, है ना, यदि अगर आपके सामने अल्केन की बड़ी चेन आ जाए, मतलब ऐसी कार्बन चेन जिसके अंदर एक से ज्यादा कार्बन मौजूद होते हैं, यदि अगर आपके सामने अल्केन की बड़ी कार्बन चेन आ जाए, मतलब जिसमें एक से ज्यादा कार्बन होंगे, तो आपको हर एक कार्बन का डिग्री लिखना है पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कौन सा कार्बन है? ये वाला प्राइमरी। ये वाला कौन सा है? प्राइमरी। और ये बीच वाला 2 से कनेक्ट है, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तो यहाँ पे 2 तरह के कार्बन है। कौन कौन से कार्बन है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी 2 बनाओगे आप। एक तो आप बनाओगे प्राइमरी हेलो अल्केन और एक आप बनाओगे सेकेंडरी हेलो अल्केन। मतलब एक बात आप अच्छे से याद रखना कि जब बड़े अल्केन यहाँ पे मौजूद होते हैं, मतलब ऐसे अल्केन जिनमें अलग अलग डिग्री वाले कार्बन मौजूद होते हैं। ठीक है, जब बड़े अल्केन यहाँ पे मौजूद होते हैं, मतलब ऐसे अल्केन जिसमें अलग अलग डिग्री वाले कार्बन मौजूद हैं। तो यदि अगर अलग अलग डिग्री वाले कार्बन मौजूद होंगे तो जो प्रोडक्ट बनेंगे वो भी अलग अलग बनेंगे, मतलब मिक्सचर बनेगा प्रोडक्ट का यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कितने तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे? 2 तरह के, एक तो प्राइमरी वाला और एक सेकेंडरी वाला। तो एक बार प्राइमरी पे जोड़ो, एक बार सेकेंडरी पे जोड़ो। क्या नाम हो जाएगा इसका? 1 क्लोरोप्रोपेन। और इसका क्या नाम हो जाएगा दूसरे का? इस बार सेकेंडरी पे जोड़ोगे, बीच वाले पे। ठीक है, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो मिलेगा 1 क्लोरोप्रोपेन और एक आपको मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। अब सुनो, क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है
कि जो दो प्रोडक्ट या दो से ज्यादा प्रोडक्ट जो बनेंगे आपको उनमें से माइनर एंड मेजर बताना होता है, और साथ ही में कौन कितना परसेंट है आपको वो भी कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर अपन 12th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से देखें बच्चों, तो 12th बोर्ड एग्जाम के हिसाब से तो केवल और केवल माइनर और मेजर से ही काम चल जाता है कि कौन माइनर है कौन मेजर है ये बता दो आप। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल पे जाएं तो फिर अपने को वहां पे परसेंटेज निकालना भी आना चाहिए कि कौन सा हेलो एल्केन यहाँ पे कितने परसेंट बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दोनों की दोनों बातें बताना आनी चाहिए, कौन माइनर है कौन मेजर है ये आपको बताना आना चाहिए, और आपको परसेंटेज भी निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे माइनर कौन है और यहाँ पे मेजर कौन है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि ये तो है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री। अब जब ये रिएक्शन हुई होगी तो रिएक्शन होने के दौरान क्या बना होगा बीच में, कार्बन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे आ जाओ वापस, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो मैकेनिज्म बताया था और आपसे याद रखने को भी बोला था कि इस पूरी रिएक्शन के दौरान अल्काइल फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट बनता है। और आज के ही लेक्चर में मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था अल्काइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो अल्काइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, अल्काइल फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। मतलब टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी वाला बाद में, और प्राइमरी वाला सबसे लेस स्टेबल होता है, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ज्यादा स्टेबल होगा वही ज्यादा बनेगा, है ना, हर चीज स्टेबल होना चाहती है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका अमाउंट भी क्या बनना चाहिए, ज्यादा बनना चाहिए। तो टर्शरी वाला सबसे ज्यादा बनेगा, सेकेंडरी वाला उससे कम, प्राइमरी वाला उससे कम। हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी मौजूद है। अब सेकेंडरी और प्राइमरी हमारे पास मौजूद है तो ज्यादा परसेंटेज किसका बनना चाहिए, सेकेंडरी का, क्योंकि सेकेंडरी क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, सेकेंडरी क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, तो सेकेंडरी वाला क्या होना चाहिए, मेजर, और प्राइमरी वाला क्या होना चाहिए, माइनर। सेकेंडरी वाला तो क्या हो जाएगा, मेजर, और प्राइमरी वाला क्या होगा, माइनर। यहाँ पे कौन कितना परसेंट बनेगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 3, CH3, CH, CH3 एंड CH3 ये लिया अपन ने। ठीक है ना, क्या नाम है इसका, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है ना, 2 मिथाइल प्रोपेन। यहां पे आपने इसका क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, यहां पे आपने इसका क्लोरीनेशन किया इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब अभी क्या बोला था मैंने आपसे, जब भी आपके पास बड़ा अल्केन आ जाए, मतलब ऐसा अल्केन जिसमें अलग अलग डिग्री वाले कार्बन मौजूद हो, तो फिर आपको वहां पे पहले प्राइमरी सेकेंडरी बताना है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी देखना है, और फिर उसके हिसाब से जितनी डिग्रियां वहां पे पॉसिबल है उतने प्रोडक्ट आपको बनाने हैं। तो यहाँ पे कितने डिग्री के कार्बन है, देखो इधर बच्चों, ये केवल इससे अटैच है, ये केवल इससे अटैच है, और ये भी केवल इसी से अटैच है, तो ये तीनों तो प्राइमरी हो गए। और ये वाला तीनों से अटैच है, तो ये कौन सा हो गया, टर्शरी हो गया। तो आपके पास यहाँ पे 2 डिग्री के कार्बन मौजूद है, एक तो प्राइमरी कार्बन और एक टर्शरी कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है ना, एक बार तो आप बनाओगे प्राइमरी के साथ, और एक बार आप बनाओगे टर्शरी के साथ। ठीक है, एक बार तो आप बनाना प्राइमरी के साथ, और एक बार आप किसके साथ बनाओगे, टर्शरी के साथ। ठीक है, तो देखना यहाँ पे, ये तो प्राइमरी तो एक तो मैं इसके साथ बना रहा हूं, और ये टर्शरी तो मैं किसके साथ बना रहा हूं। तो देखना, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl। ठीक है, और एक ये बनेगा CH3 बॉन्ड C बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3 एंड बॉन्ड CH3। ठीक है, ये ध्यान रखना, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और ये क्या है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब ये तो है 1 डिग्री और ये है 3 डिग्री। ठीक है, ये तो है 1 डिग्री और ये है 3 डिग्री। अब यहाँ पे कौन मेजर होना चाहिए बच्चों, ये तो है 1 डिग्री और ये है 3 डिग्री। देखना काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है।
ये तो है 1 डिग्री और ये है 3 डिग्री। अब यहाँ पे कौन मेजर होना चाहिए? तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर होगा, ठीक है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो बनेगा ज्यादा, क्योंकि हर चीज स्टेबल होना चाहती है तो ज्यादा स्टेबल वाले ही ज्यादा बनेंगे। तो यहाँ पे टर्शरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो मेजर कौन सा होना चाहिए? टर्शरी वाला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टर्शरी वाला मेजर होता नहीं है। यहाँ पे मेजर कौन होता है? प्राइमरी वाला। और यहाँ पे माइनर कौन होता है? टर्शरी वाला। तो ये क्या लफड़ा पड़ गया यार, अब इसको कैसे पता लगाए? तो इसके लिए हमें टॉपिक सीखना है सिलेक्टिविटी रेशो, ठीक है ना। सिलेक्टिविटी रेशो में आपको सिखाने वाला हूं अभी, और सिलेक्टिविटी रेशो के अंदर आप ये अच्छे से सीख जाओगे कि यहाँ पे कैसे माइनर मेजर बताना है और कैसे परसेंटेज निकालना है। अगर हम इसकी जगह ब्रोमाइन लेते ना, तो ब्रोमाइन के केस में यहाँ पे मेजर कौन आता? टर्शरी ही मेजर आता, क्योंकि ब्रोमाइन हाईली सिलेक्टिव होता है। तो ब्रोमाइन के केस में टर्शरी ही मेजर आता। लेकिन क्लोरीन के केस में टर्शरी मेजर नहीं है। क्लोरीन के केस में मेजर कौन आएगा? प्राइमरी मेजर आएगा। तो वो मैं भी आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूं, वो देखना। अब इसका स्क्रीनशॉट लो। तो ये वाली बात आप अच्छे से ध्यान रखना बच्चों, ठीक है ना। अगर अपन यहाँ पे इसका क्लोरीनेशन परफॉर्म करते हैं तो देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो मेजर कौन सा वाला आता है? प्राइमरी वाला। टर्शरी वाला मेजर नहीं आता। अगर मैं यहाँ पे ब्रोमाइन लेता इसकी बजाय, तो ब्रोमाइन के केस में ध्यान रखना कि ब्रोमाइन के केस में टर्शरी वाला मेजर आ जाता, प्राइमरी वाला मेजर नहीं आता, क्योंकि ब्रोमाइन हाईली सिलेक्टिव होता है, क्लोरीन हाईली सिलेक्टिव नहीं होता। क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी होती है वो ब्रोमाइन के कंपेयर में काफी ज्यादा होती है। फ्लोरीन से कम होती है, लेकिन ब्रोमाइन से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो क्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है जैसे टर्शरी वाली, जिसमें कोने पे ही आसपास ही काफी ज्यादा मिथाइल ग्रुप मौजूद है, तो वो उन्हीं के साथ जुड़ जाता है, मतलब उन्हीं के साथ सब्स्टिट्यूशन कर लेता है। इसका नंबर इतना लग ही नहीं पाता, ठीक है। तो ये तो रिएक्टिविटी के बेसिस पे बताया मैंने आपको। बाकी हमें यहाँ पे रटने की कोई जरूरत नहीं है कि किसके केस में कौन माइनर होगा, कौन मेजर होगा। आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट सिलेक्टिविटी याद होनी चाहिए, सिलेक्टिविटी रेशो आपको निकालना आना चाहिए। उसके हिसाब से आप डायरेक्ट कभी भी गलती नहीं करोगे। बिना गलती किए आप माइनर एंड मेजर को बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक है, देखना अच्छे से, ढंग से सीखना बच्चों इस टॉपिक को, सिलेक्टिविटी रेशो, ठीक है ना। सिलेक्टिविटी देखना अच्छे से, सिलेक्टिविटी, ठीक है ना। सिलेक्टिविटी आप ये याद रखना कि फॉर क्लोरीनेशन, जब क्लोरीनेशन की बात आए, याद रखना क्लोरीनेशन के लिए बात कर रहे हैं अपन। फिर अपन जब ब्रोमिनेशन पढ़ेंगे इसके बाद, तो ब्रोमिनेशन में सिलेक्टिविटी रेशो अलग रहेगा, क्लोरीनेशन में सिलेक्टिविटी रेशो अलग है। तो फॉर क्लोरीनेशन सिलेक्टिविटी रेशो, फॉर क्लोरीनेशन सिलेक्टिविटी रेशो, सिलेक्टिविटी रेशो ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ठीक है। सिलेक्टिविटी रेशो ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी इज इक्वल टू क्या होता है? अच्छे से याद रखना, 1:3.8 रेशो 5, ठीक है। 1 फॉर प्राइमरी, 3.8 फॉर सेकेंडरी एंड 5 फॉर टर्शरी। ये सिलेक्टिविटी रेशो आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब ये जो सिलेक्टिविटी रेशो है ना, इस सिलेक्टिविटी रेशो की हेल्प से हम यहाँ पे इनके परसेंटेजेस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे, मैं यहीं पे इसी का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। ये वाला जो है अपना इसी का एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ, ठीक है बच्चों। तो देखो कैसे निकालोगे, समझना। सबसे पहले रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, ठीक है, निकालना सीखना अच्छे से। रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, 1 डिग्री का रिलेटिव प्रपोर्शन निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? तो याद रखना, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशो, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशो, ठीक है। याद रखना, नंबर ऑफ 1 डिग्री हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशो। आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रपोर्शन कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद हम परसेंटेज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये जो आपको रिएक्टेंट दे रखा है ना यहाँ पे, इस रिएक्टेंट की हेल्प से आप सबसे पहले तो रिलेटिव प्रपोर्शन निकालोगे प्राइमरी का एंड टर्शरी का।
कि ये जो अल्केन का मॉलिक्यूल आपको दिया हुआ है उसमें प्राइमरी और टर्शरी का रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 3, 3 6 और 3 9, और सिलेक्टिविटी रेशियो क्या होता है प्राइमरी का 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। इसी तरह से रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टर्शरी, ठीक है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टर्शरी क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशियो, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशियो, तो नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, एक ही है 1, और सिलेक्टिविटी रेशियो कितना है उसके लिए 5, तो कितना आ जाएगा 5। तो रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ प्राइमरी तो कितना आया 9 एंड रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ टर्शरी कितना आया 5। अब आपको यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है ना, प्राइमरी का कितना परसेंटेज बनेगा और सेकेंडरी का कितना परसेंटेज बनेगा, मतलब प्राइमरी हेलो अल्केन का कितना परसेंटेज बनेगा एंड सेकेंडरी हेलो अल्केन का कितना परसेंटेज बनेगा। तो कैसे निकालेंगे देखना यहाँ पे, तो परसेंटेज ऑफ प्राइमरी हेलो अल्केन, परसेंटेज ऑफ प्राइमरी हेलो अल्केन कैसे निकालेंगे, प्राइमरी वाले की बात चल रही है तो प्राइमरी वाले का प्रोपोर्शन हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, प्राइमरी वाले का प्रोपोर्शन हम ऊपर लिखेंगे। तो ये प्राइमरी वाला है, क्या है इसका प्रोपोर्शन 9 अपॉन टोटल प्रोपोर्शन, टोटल प्रोपोर्शन कितना आ जाएगा 14, 9 और 5 14, तो ये टोटल हो जाएगा। तो टोटल प्रोपोर्शन कितना है 14 इंटू 100, ठीक है, इंटू 100। अब हमें यहाँ पे ये सॉल्व करना है तो इसके लिए अपन कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, देखना यहाँ पे 900 ऊपर तो 900 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा डिवाइड बाय 14, तो कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने पे 64.28, ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 64.28%, ठीक है, इसको सोल्व करने पे आ रहा है 64.28%। अब देखो इधर मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ टर्शरी हेलो अल्केन, मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ टर्शरी हेलो अल्केन। तो बस यहाँ पे टर्शरी के अलावा प्राइमरी तो है तो डायरेक्ट आप 100 में से माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 64.28, कितना बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा 72%, ठीक है। तो ज्यादा परसेंटेज किसका आ रहा है प्राइमरी का और कम परसेंटेज किसका आ रहा है टर्शरी का। तो बच्चों ये परसेंटेज निकालने का तरीका है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखना सिलेक्टिविटी रेशो, और ये एग्जांपल है, ठीक है ना। अब इसके आगे अभी मैं आपको थोड़े क्वेश्चन कराऊंगा तो उसके अंदर और एग्जांपल दूंगा। अब हम इसके बाद लेंगे ब्रोमिनेशन, तो आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन ब्रोमिनेशन चालू करें। तो ये क्लोरीनेशन के अंदर बच्चों सिलेक्टिविटी रेशो का हमने एक क्वेश्चन देखा, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं ब्रोमिनेशन को चालू करने से पहले एक दो क्वेश्चन और मैं अभी आपको बता देता हूं जो कि क्लोरीनेशन से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। एक दो वेराइटी के क्वेश्चन और अपन यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन तो मैं सिलेक्टिविटी रेशो पे ही ले लेता हूँ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखना आप सिलेक्टिविटी रेशो पे, जैसे कि ये है एग्जाम्पल, है ना। एक एग्जाम्पल और आप देखना अच्छे से, जैसे कि मान लो ये लिया अपन ने CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 CH2 बॉन्ड CH3 ये लिया हमने, ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब आप इसका क्या परफॉर्म करोगे, क्लोरीनेशन परफॉर्म करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप इसका क्लोरीनेशन परफॉर्म करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब मैंने आपको क्या बोला था अभी पिछले क्वेश्चन में, मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये बताया था कि अगर मान लो आपके सामने कोई ऐसा अल्केन आ जाए जिसके अंदर 1 से ज्यादा डिग्री के कार्बन है, मतलब जब भी आपके सामने कोई भी बड़ा अल्केन आ जाए तो आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले हमेशा क्या करना है, जो कार्बन या जो कार्बन की चेन जो आपको दी गई है अल्केन के अंदर, उसके अंदर आप क्या करोगे, जितने भी कार्बन है सभी के सभी कार्बन के ऊपर क्या शो करोगे, डिग्री को शो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे हमें बड़ा अल्केन दिया है यहाँ पे, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे, हर एक कार्बन के ऊपर डिग्री लगा लेंगे, ठीक है ना। अब आपको यहाँ पे जितनी डिग्री के कार्बन मिल रहे हैं आपको उतने प्रोडक्ट बनाने, है ना।
1 डिग्री का है तो 1 डिग्री हेलो अल्केन बनाओ, 2 डिग्री वाला कार्बन भी है तो 2 डिग्री हेलो अल्केन बनाओ, और 3 डिग्री वाला कार्बन भी है तो 3 डिग्री हेलो अल्केन बनाओ। तो पहली स्टेप आपकी क्या रहेगी, आपको डिग्री शो अपने डिग्री शो करनी है। देखो इधर ये और ये तीनों कार्बन तो कौन से डिग्री के हो गए, 1 डिग्री के। ठीक है, ये तीनों के तीनों कार्बन तो कौन से डिग्री के हो गए, 1 डिग्री के। अब ये वाला कार्बन देखो, ये 2 से अटैच है तो ये 2 डिग्री कार्बन आ गया इस बार, और ये वाला जो कार्बन है ये 1 2 3 से अटैच है तो ये 3 डिग्री कार्बन है। मतलब यहाँ पे अपने पास तीनों डिग्री वाले कार्बन मौजूद है, 1 डिग्री भी मौजूद है, 2 डिग्री भी मौजूद है और 3 डिग्री भी मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट कितने टाइप के बनाएंगे, 3 टाइप के। तो देखो 3 टाइप के प्रोडक्ट कौन कौन से बनेंगे। तो एक तो आप जोड़ो 1 डिग्री पे, तो CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड Cl, ये 1 डिग्री पे जोड़ा मैंने। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है 2 डिग्री की। तो एक प्रोडक्ट आप बनाओ 2 डिग्री के साथ, ठीक है ना, एक प्रोडक्ट आप बनाओ 2 डिग्री के साथ। तो यहां पे क्या आएगा, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों, और उसके बाद एक प्रोडक्ट आप बनाओ 3 डिग्री के साथ। ये तो हो गया 1 डिग्री का प्रोडक्ट, ये हो गया 2 डिग्री का प्रोडक्ट, और एक प्रोडक्ट अपन बनाते हैं 3 डिग्री के साथ। तो CH3 बॉन्ड C बॉन्ड Cl बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ठीक है, ये यहाँ पे 3 डिग्री का प्रोडक्ट हो गया। तो ये 1 डिग्री का, ये 2 डिग्री का और ये 3 डिग्री का। ठीक है, तो यहां पे अपन ने तीनों डिग्री के प्रोडक्ट बना दिए। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, हर एक प्रोडक्ट का परसेंटेज। ठीक है, आपको यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का परसेंटेज निकालना है, और उसी के हिसाब से आपको क्या बताना है कि यहाँ पे कौन माइनर होगा और यहाँ पे कौन मेजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखें हर एक डिग्री का परसेंटेज। ठीक है, ये तो 1 डिग्री का बन गया, ये 2 डिग्री के हिसाब से बनाया और ये 3 डिग्री के हिसाब से बनाया। अब देखो परसेंटेज निकालने का नियम क्या था। तो सबसे पहले तो आपको तीनों के तीनों डिग्री के कार्बन का रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालना है। ठीक है, देखना इधर कैसे निकालते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन। तो देखना, जैसे कि रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री। ठीक है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशो, नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशो। ठीक है, अब देखो इधर बच्चों 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं सबसे पहले तो। ठीक है ना, ये जो आपको दे रखा है इसमें 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन कितने हैं, तो 3 6 9। ठीक है, और सिलेक्टिविटी रेशियो क्या था 1 के लिए, प्राइमरी के लिए मतलब 1, तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पे अपन निकालते हैं रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 2 डिग्री। 2 डिग्री का रिलेटिव प्रोपोर्शन क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशियो, नंबर ऑफ 2 डिग्री हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशियो। ठीक है, तो देखो इधर 2 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2, ये 2 हाइड्रोजन है 2 डिग्री वाले, इंटू 2 डिग्री के लिए सिलेक्टिविटी रेशियो क्या होता है 3.8, तो कितना हो जाएगा ये 7.6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 7.6। और फाइनली आता है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री। ठीक है, रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ 3 डिग्री, 3 डिग्री का रिलेटिव प्रोपोर्शन बताना है, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ 3 डिग्री हाइड्रोजन इंटू सिलेक्टिविटी रेशियो। ठीक है, इंटू सिलेक्टिविटी रेशियो। अब 3 डिग्री के हाइड्रोजन कितने हैं, बस एक ही है, और सिलेक्टिविटी रेशियो क्या था इसके लिए 5, तो कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने पे 5। तो बच्चों यहां पे इन तीनों का रिलेटिव प्रोपोर्शन आ गया 9, 7.6 एंड 5। ठीक है, सम ऑफ ऑल रिलेटिव प्रोपोर्शन, सभी रिलेटिव प्रोपोर्शन का सम कर लो आप, क्योंकि आपके काम आएगा रेशो निकालने में। ठीक है, तो कितना आएगा तीनों का सम, तो 9, 5 एंड 7.6 कितना आ जाएगा 21.6। 9 और 5 14,
है ना, 14 8 7 21 21.6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों के रिलेटिव प्रोपोर्शन का सम आ गया। अब आपको यहाँ पे एक एक प्रोडक्ट का परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे आप एक एक प्रोडक्ट का परसेंटेज? ठीक है ना, तो आप इसको देखो पहले, फिर अपन देखते हैं एक एक प्रोडक्ट का परसेंटेज। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक का परसेंटेज निकालेंगे। उससे पहले आप एक बार और समझ लो ये, ठीक है ना, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो इधर, यहाँ पे अपन ने जो रिएक्टेंट लिया वो क्या लिया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब आपको इसका क्या परफॉर्म करना है, क्लोरीनेशन परफॉर्म करना है। बच्चों पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था कि यदि अगर आपके पास कोई बड़ा अल्केन आ जाए जिसके अंदर काफी सारे कार्बन मौजूद है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, वहां पे जो प्रोडक्ट मिलेंगे ना, वो प्रोडक्ट मिक्सचर के फॉर्म में मिलेंगे आपको। ठीक है, मतलब केवल और केवल एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, 2 या 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके रिएक्टेंट में कितने डिग्री के कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट है मेरे पास। अब यहाँ पे कितने डिग्री के कार्बन मौजूद है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 डिग्री के कार्बन लिखे मैंने, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो 3 तरह के कार्बन यहाँ पे मौजूद है। तो प्रोडक्ट भी कितने तरह के बनाओगे, 3 तरह के, 1 डिग्री वाला प्रोडक्ट, 2 डिग्री वाला प्रोडक्ट एंड 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो हो गया 1 डिग्री हेलो अल्केन, ये हो गया 2 डिग्री हेलो अल्केन और ये हो गया 3 डिग्री हेलो अल्केन। तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट बनाएंगे अपन। हो गई बात क्लियर? अब यहाँ पे ये जो 3 प्रोडक्ट हमने बनाए, इन 3 प्रोडक्ट में से कौन सा माइनर है और कौन सा मेजर है, हमें ये बताना है। और हर एक प्रोडक्ट का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया था सिलेक्टिविटी रेशो। ठीक है, सिलेक्टिविटी रेशो है वो आपको अच्छे से याद रखना है, और वो हर एक प्रोडक्ट के परसेंटेज को निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना अच्छे से। तो अपने पास देखो 3 तरह के कार्बन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। उनसे 3 तरह के हाइड्रोजन को अपन निकालते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी हाइड्रोजन को। तो वहां पे सिलेक्टिविटी रेशो क्या था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी के लिए 1:3.8:5, ये तीनों के लिए रेशो था। ठीक है, अब परसेंटेज निकालने का तरीका क्या सिखाया था मैंने अभी आपको। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों के लिए अलग अलग रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालोगे। कैसे निकालोगे, तो आपके पास नंबर ऑफ प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन एंड टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं, उनको अलग अलग उनके सिलेक्टिविटी रेशियो से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो जैसे मान लो आपको प्राइमरी का रिलेटिव प्रोपोर्शन निकालना है, तो प्राइमरी का रिलेटिव प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, तो प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर कितना है उसको उसके सिलेक्टिविटी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर कितना है उसको उसके सिलेक्टिविटी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। इसी तरह से टर्शियरी हाइड्रोजन का नंबर कितना है उसको उसके सिलेक्टिविटी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे तीनों का रिलेटिव प्रोपोर्शन निकाला, और फाइनली तीनों के तीनों रिलेटिव प्रोपोर्शन जो भी आए उनका सम कर दिया, ये टोटल रिलेटिव प्रोपोर्शन आ गया। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो देखो इधर, सबसे पहले परसेंटेज ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। बच्चों जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये जो प्राइमरी प्रोडक्ट है इसका परसेंटेज निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, प्राइमरी का प्रोपोर्शन कितना है 9 अपॉन टोटल प्रोपोर्शन कितना है 21.6 इंटू 100। ठीक है, इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, अभी मैं कैलकुलेटर को यूज करके बताऊंगा आपको इसको सॉल्व करके। इसी तरह परसेंटेज ऑफ सेकेंडरी प्रोडक्ट, सेकेंडरी प्रोडक्ट का आपको परसेंटेज निकालना है, तो वो कितना आएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी का रिलेटिव प्रोपोर्शन कितना है आपके पास 7.6। ठीक है, सेकेंडरी का रिलेटिव प्रोपोर्शन कितना आ गया आपके पास 7.6 अपॉन टोटल रिलेटिव प्रोपोर्शन कितना है 21.6 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर को यूज करके कर रहा हूं मैं इसको सॉल्व, तो देखना आप लोग। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर अगर देखा जाए तो ऊपर वाले में आएगा 900 डिवाइड बाई 21.6। ठीक है, इसका परसेंटेज आ रहा है आपका 41.6%। ये हो गया मेजर डायरेक्ट, क्योंकि 3 है ना यहाँ पे, इससे ज्यादा कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे प्राइमरी वाला क्या बनेगा, मेजर बनेगा। कितना परसेंट बनेगा, 41.6% बनेगा। ठीक है, सेकेंडरी वाले का परसेंटेज निकाल लेते हैं। सेकेंडरी वाले का कितना आएगा 7.6 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 21.6, 35.18%। 35.18%। ठीक है,
तो ये जो सेकेंडरी वाला है, सेकेंडरी वाले का कितना परसेंट आया? 35.18%। ठीक है, और टर्शियरी का कैसे निकालोगे? तो दोनों को सम कर दो, ठीक है ना, दोनों का अपन सम कर देंगे, तो दोनों का सम आएगा आपके 76.78। ठीक है, दोनों का सम आएगा आपके 76.78। तो तीसरे को 100 में से क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो 100 में से माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? तो 23.2% टर्शियरी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मेजर रहा वो कौन रहा? प्राइमरी। और सबसे माइनर कौन रहा? टर्शियरी। ठीक है, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट तो हो गया आपका प्राइमरी, और इसमें माइनर प्रोडक्ट कौन सा हो गया? आपका टर्शियरी। आ गया बच्चों ये समझ में? ठीक है, तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट। आज का लास्ट क्वेश्चन है वो, ठीक है ना, देखना। तो एक क्वेश्चन और देखना बच्चों यहाँ पे, ठीक है ना। फाइनल एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन आज का। बच्चों लेक्चर नंबर 6 के अंदर ब्रोमिनेशन एंड आयोडीनेशन में एक्सप्लेन करूंगा, तो वो वाला लेक्चर आप अच्छे से देखना, क्योंकि ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन में, आयोडीनेशन पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 12th क्लास का भी, और नीट वगैरह के या फिर IIT वगैरह के एग्जाम में भी। मेन तो 12th क्लास के हिसाब से आयोडीनेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आप देख लो फटाफट, सुनना यहाँ पे। क्वेश्चन है, MCQ के फॉर्म में ले रहा हूं मैं यहाँ पे, कि जैसे इथेन है, CH3 बॉन्ड CH3, इसका हमने क्या परफॉर्म किया? क्लोरीनेशन, जिसमें हमने क्लोरीन को लिया एक्सेस में। ठीक है, देखना इधर, हमने क्लोरीन को क्या लिया? यहाँ पे एक्सेस में लिया। क्लोरीन को एक्सेस में लेने का मतलब क्या है? पॉली सब्स्टिट्यूशन होना है, बताया था मैंने आपको अभी पिछले पार्ट के अंदर। ठीक है, अगर आपने क्लोरीन को अपने एक्सेस में ले लिया तो इसका मतलब यह है कि पॉली सब्स्टिट्यूशन होगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट क्या मिलेंगे? हेलो एल्केन्स। ठीक है ना, हेलो की जगह अपन लिख देते हैं क्लोरो अल्केन्स, क्लोरो अल्केन्स। अब क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ पॉसिबल क्लोरीन डेरिवेटिव्स, नंबर ऑफ पॉसिबल क्लोरीन डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस्ड in above reaction R। ठीक है, ये जो ऊपर रिएक्शन है, इस रिएक्शन के अंदर क्लोरीन के कितने डेरिवेटिव्स बनेंगे? यहाँ पे आपको ये तो आ गया ना समझ में कि क्लोरीन को मैंने एक्सेस में लिया है, इसका मतलब आपको पॉली सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि इथेन के साथ जब क्लोरीन का पॉली सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करोगे तो यहाँ पे कितने क्लोरीन डेरिवेटिव्स मिल सकते हैं। ऑप्शन क्या है आपके पास? देखो इधर, 2, 6, 9, 12। ठीक है, 2, 6, 9 और 12, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने क्लोरो डेरिवेटिव इसके बनेंगे? तो फटाफट देखना यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे अपन यहाँ पे इसे। ठीक है, तरीका देखना आप लोग। सबसे पहले तो आपके पास इथेन है, तो हम क्या करें, यहाँ पे पहले एक कार्बन से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करवाना चालू करते हैं। ठीक है ना, एक CH3 को तो अपन ने एज इट इज रहने दिया, और दूसरे CH3 का एक एक करके आप सब्स्टिट्यूशन करते जाओ। तो एक हाइड्रोजन हटा के एक Cl लगाया, CH2Cl। ठीक है, 2 हाइड्रोजन हटा के 2 Cl लगा दिए, और उसके बाद तीनों हाइड्रोजन हटा के 3 Cl लगा दिए। ये तो मैंने एक ही कार्बन का करा है अभी। ठीक है ना, एक ही कार्बन का अपन ने सब्स्टिट्यूशन किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाया, यहाँ पे 2 हटा दिया, यहाँ पे तीनों हटा दिया। अब आप क्या करोगे? दोनों कार्बन का एक एक बार सब्स्टिट्यूशन करोगे। ठीक है ना, इस वाले कार्बन का तो एक बार, और इस वाले कार्बन का कंटिन्यू। इस वाले कार्बन का तो एक बार, और इस वाले कार्बन का कंटिन्यू। तो देखो इधर, इस वाले कार्बन का तो एक बार कर दिया मैंने, इसका एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया? एक क्लोरीन, और इसका कंटिन्यू करते जाओ। तो CH2Cl, CH2Cl, CHCl2। ठीक है, एक हाइड्रोजन और हटाया अपन ने, और फिर इसके बाद इसका ये हाइड्रोजन और हटा दो, तो CH2Cl एंड CCl3। ठीक है, CH2Cl एंड CCl3। उसके बाद फाइनली
अब यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है इसका पॉली सब्स्टिट्यूशन बाकी है, ठीक है ना। ये जो वाला कार्बन है इसका पॉली सब्स्टिट्यूशन बाकी है। इसमें देखो आप, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। अब इसके 2 हाइड्रोजन को मैं 2 क्लोरीन से रिप्लेस कर सकता हूं। तो यहाँ पे और पॉसिबिलिटी क्या बन रही है देखना अच्छे से, देखना बच्चों, CH Cl2 एंड CH Cl2, ठीक है, CH Cl2 एंड CH Cl2। उसके बाद CH Cl2 एंड CCl3, और उसके बाद फाइनली इसका भी हाइड्रोजन हटा दो तो CCl3 बॉन्ड CCl3, ठीक है। तो यहाँ पे ये बने सारे के सारे पॉसिबल डेरिवेटिव्स। कितने हो गए टोटल? 9। तो ये आंसर क्या आएगा आपका? 9, ठीक है। अच्छे से देखना आप इस क्वेश्चन को। तो बच्चों ये हुआ हमारा लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट, ठीक है, जिसके अंदर हमने यहाँ पे फ्लोरीनेशन और क्लोरीनेशन को डिस्कस किया। अब जो तीसरा लेक्चर है वो छोटा बनेगा, मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर है इस पार्ट का, पार्ट नंबर 3 ऑफ हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, वो थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि उसके अंदर हम ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन को डिस्कस करेंगे। और ब्रोमिनेशन और आयोडीनेशन इतने बड़े नहीं है तो वो पार्ट आपका छोटा बनेगा। तो आप उस पार्ट को भी अच्छे से देखिएगा और इस पार्ट को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्लोरीनेशन से क्वेश्चन आने के चांस सबसे ज्यादा होते हैं, तो आपको क्लोरीनेशन सबसे परफेक्ट आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर जो होगा अपना लेक्चर नंबर 6, जिसमें अपन पढ़ेंगे हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स पार्ट 3। उसके अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा एक तो ब्रोमिनेशन, एक डिस्कस करूंगा आयोडीनेशन, और एक उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है, आने लायक है। तो आप अच्छे से देखना वो वाला पार्ट भी। और अगर इस पार्ट में आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ अपना फाइनली फ्लोरीनेशन एंड क्लोरीनेशन कंप्लीट। अगर इसके आगे अगर आपको और कुछ सीखना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छे से अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड अगर अभी तक आपने बेल आइकन पे प्रेस नहीं किया है तो उस पे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरे वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन है वो लगातार मिलते रहें, ठीक है बच्चों। बाय बाय।